करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एक सेकेंड में जितने चार्जेस पास कर रहे हैं उतना करंट होता है। एक सेकेंड में 3 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं तो 3 एम्पियर करंट है। एक सेकेंड में 5 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं तो 5 एम्पियर करंट है। जितने चार्जेस एक सेकेंड में पास करते हैं उतना करंट होता है। ठीक है, तो करंट की यूनिट एम्पियर है। एम्पियर किसके इक्वल होते हैं? कूलम पर सेकेंड, कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड, एम्पियर कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड। 20 एम्पियर करंट है तो क्या मतलब हुआ? ट्रेन के 20 डब्बे जा रहे हैं एक सेकेंड में, मतलब एक डब्बा 1 कूलम चार्ज सपोज कर लें। हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ा करंट डायरेक्शन क्या होती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं इट इज द करंट डायरेक्शन। करंट डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करते हैं। क्लियर? पढ़ा था हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इन वायर इज जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप्स। जो मोटर होती है वो इंजन का काम कर रही होती है, वो मोटर का काम बैटरी होती है ना, बैटरी पावर सप्लाई, वो क्या कर रही होती है? घर की मोटर की तरह काम कर रही होती है। पानी को पुश, जैसे घर की मोटर पानी को पुश करती है, पानी को एनर्जी देती है। जो पावर सप्लाई होती है, जो बैटरी होती है, वो चार्जेस को पुश करती है, चार्जेस को एनर्जी देती है। एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घूमने के लिए जितनी एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं ईएमएफ, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज टू मूव इट अराउंड द कंप्लीट सर्किट। इट इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। आपको आनी चाहिए ऐसी डेफिनेशन। इट इज अ non-electrical energy converted into electrical per unit charge, EMF of the battery। बैटरी एक कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी देती है, जितनी केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके एक कूलम चार्ज को देती है, उसको बोलते हैं EMF। चार्जेस वो एनर्जी लेके आते हैं। रोड पाथ कौन देता है? वायर्स, वायर्स में से गुजर के आती हैं। और लोड क्या करता है? रेजिस्टर क्या करता है? उस एनर्जी को यूज करता है। जितना उस एनर्जी में चेंज आता है, जितना इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल बनती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का नाम वोल्टेज भी है। करंट और वोल्टेज में क्या फर्क है? मैंने बताया था। करंट क्या होता है? द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं वो करंट है। और वोल्टेज क्या होता है? जितना उनके चार्जेस में एनर्जी चेंज आ रहा है एक से दूसरे पॉइंट तक जाने में, जितना उनकी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल बन रही है, जितना एनर्जी चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ा जी? फॉर्मूला। सबसे पहले हमने फॉर्मूलाज पढ़ा। Q इज इक्वल टू आई टी, याद किया आपने? ये फॉर्मूला आपने याद किया, Q इज इक्वल टू आई टी। और क्या पढ़ा? EMF और वोल्टेज। EMF और वोल्टेज का सेम फार्मूला है, इन दोनों का सेम फार्मूला है। EMF और वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। क्या फार्मूला है? एनर्जी ओवर चार्ज, एनर्जी ओवर चार्ज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज भी लिख सकते हैं आप। तो मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं। V किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज। याद करने के लिए कैसे किया था आपने? याद करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू QV, QV इलेक्ट्रिकल एनर्जी, QV इलेक्ट्रिकल एनर्जी, QV इलेक्ट्रिकल एनर्जी, QV। ऐसे याद करो, ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो। अच्छा, अगर Q की जगह, इस Q की जगह IT लगा लें, ये देखो ये IT है ना, Q इज इक्वल टू आई टी, इसकी वैल्यू डाल दें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू ITV या VTI, ITV। मैंने ऐसे याद किया था, VTI वोल्टेज इंटू टाइम इंटू करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्टेज इंटू टाइम इंटू करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर क्या होता है? पावर, पावर होता है एनर्जी ओवर टाइम। पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? VTI ओवर T, तो TT से कैंसिल हो गया, पावर का फॉर्मूला आ गया VI। ये जो बॉक्सेस में लिखे आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। Q इज इक्वल टू आई टी, इलेक्ट्रिक एनर्जी QV या VTI या पावर VI, वोल्टेज इनटू करंट। यहां तक मैंने बताया था आपको। अब दो और फॉर्मूला छोटे छोटे सुन लें। नहीं, एक और भी था, ओम्स लॉ। क्या था ओम्स लॉ हरीम? V इज इक्वल टू IR। आता नहीं तुझे? V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। याद करें, एक ये फॉर्मूला था। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुने। V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V ओवर R, एक ही बात है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा करो, ऐसे ऐसे। अब प्लीज, ये तो पढ़ा हुआ है आपने,
ये सब फार्मूलाज पड़े हुए हैं, आपने फार्मूलाज को याद करना है। फार्मूलाज आएंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकली आएगा इस चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और ईएमएफ सेम। देखो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज तो बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट का होता है ना, वो ईएमएफ के इक्वल होता है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट का होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। किसी एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी नहीं है कि वो ईएमएफ के इक्वल हो। फार्मूला एक ही है, एनर्जी ओवर चार्ज। फार्मूला एक ही है, एनर्जी ओवर चार्ज। अगर पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें ना, पूरे सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो ईएमएफ के इक्वल होता है। यू राइट। अच्छा बेटा, नाउ लिसन टू मी। अब इधर देखो, इस फॉर्मूला में अगर मैं V की जगह पे IR लिख दूं, इस V की जगह पे क्या लिख दूं? IR, तो क्या बन जाएगा सोचो? IR इंटू I। इस V की जगह पे मैं IR लिख रहा हूं तो फॉर का फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू, V की जगह पे क्या लिख लिया? इस V की जगह पे IR इंटू I, तो एक और फॉर्मूला बन गया। I इंटू I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। तो पावर का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज नहीं पता, करंट पता है, तो हम ये फॉर्मूला भी अपने फॉर्मूलाज में ऐड करें। P इज इक्वल टू VI, तो हमने कल लिखा था ना, V की जगह IR लिख दें, V की जगह IR लिख दें तो ये फॉर्मूला बन सकता है। सिमिलरली अगर I की जगह पे V ओवर R लिख दो, इस I को एलिमिनेट कर दो, देखो P इज इक्वल टू VI था ना, तो P इज इक्वल टू V तो अपनी जगह पे रहा, I की जगह पे क्या लिख दिया? V ओवर R, I की वैल्यू डाल दी, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल टू व्हाट? V स्क्वायर ओवर R। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, ये याद कर लेंगे तो खुद ही बन जाएंगे ना। देखो ना, P इज इक्वल टू VI है ना, V इज इक्वल टू IR तो तुझे आता ही है, तो V इज इक्वल टू IR लगा दोगे तो ये I स्क्वायर R बन जाएगा। I की जगह V ओवर R लगा दोगे तो ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इनको याद भी करते रहे साथ साथ। 3 बेसिक फॉर्मूलाज आपको जरूर आने चाहिए। एक तो ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, और सॉरी चौथा ये भी आना चाहिए। 4 फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको, जरूर आने चाहिए। Q इज इक्वल टू IT, इलेक्ट्रिक एनर्जी QV, ठीक है। Q की जगह IT लगाएंगे तो ये बन जाएगा खुद ही। और P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है। और V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता है। अगर इस V की जगह पे IR लगा दोगे तो I स्क्वायर R बच जाएगा। डेरिवेशन नहीं चाहिए यार, ये याद करना है आपने, मैंने बता दिया कैसे आया। P इज इक्वल टू VI होता है ना, I की जगह पे V ओवर R, I इज इक्वल टू V ओवर R सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये बन जाएगा। अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके अच्छा बेटा, अब एक सर्किट है, हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट। बेटा कल की तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना कर लें? चले 12 वोल्ट। रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, 1 2 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। जी बिल्कुल बिल्कुल याद करने हैं मेरा बेटा, आप लोगों ने याद करने हैं फार्मूलाज, आपने याद करने हैं। इसको हर फार्मूले को 20-20 दफा लिखो लाइन में, ठीक है। 4 फार्मूला जो बेसिक बताएं वो जरूर लिखने हैं आपने। इनको 20-20 टाइम्स लिखें, इनको याद करें, इनको हम अप्लाई करते रहेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएंगे। 12 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है R, इसकी रेजिस्टेंस है 2R, इसकी रेजिस्टेंस है R। आपने मुझे बताना कितनी कितनी वोल्टेज मिलेगी। R की वैल्यू गिवन नहीं है, इसको कितनी वोल्टेज मिलेगी, इससे कितनी वोल्टेज मिलेगी, इससे कितनी वोल्टेज मिलेगी, मुझे इन तीनों की वैल्यूज चाहिए। कर सकते हैं? करके बताएं। R की वैल्यू गिवन नहीं है, ओके। फार्मूला स्लाइड बच्चे कह रहे हैं, ये लो बेटा फार्मूला स्लाइड देख लें आप। वलीद बेटा जल्दी से। साद इफ्तिखार, गुड यार, जबरदस्त। सबसे पहले तुमने आंसर दिया है, अयान ने भी दिया आंसर, गुड। विजम जबरदस्त, छा गए तुम लोग, आई एम हैप्पी। जाजिब शाबाश जी। हर एक की वोल्टेज बतानी है, कोई मसला है? कोई मसला नहीं है यार। आपको पता है बैटरी एनर्जी दे रही है, कितनी एनर्जी दे रही है कूलम चार्ज को? 12 वोल्ट की बैटरी है, कितनी एनर्जी दे रही है बेटा? 12 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? 12 जूल्स पर कूलम।
एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है? 12 एनर्जी लेके चलेगा वो, यहां से तशरीफ लाएगा, लोडिंग, कितनी एनर्जी की लोडिंग होगी? 12। यहां पे खाली हाथ होके पहुंचना है। अब ये 12 इन तीनों में डिवाइड होनी है, इन तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होनी है। तीनों पार्टनर्स हैं, 12 लाख का प्रॉफिट इन तीनों में डिवाइड होना है। वैल्यू तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें रेशियो तो पता है ना यार, वोल्टेज रेशियो। देखो कर लिया तुमने, ये इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? R। इधर इसकी रेजिस्टेंस कितनी है और इसकी कितनी है? क्या रेशियो बन रही है इनकी? रेशियो बताओ। 1:2:1, सही है ना? अब इन तीनों को जमा करो, क्या बनता है? इन सबको प्लस करो, क्या बनता है? 1 + 2 3 4 बनता है। तो आपका जो 12 लाख का प्रॉफिट है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट इससे मिलेगा, 2 पार्ट इससे मिलेंगे, एक पार्ट इससे मिलेगा। डिवाइड करो, 4 3 = 12। एक पार्ट 3 जूल्स ऑफ एनर्जी का है, तो उसको एक पार्ट मिलेगा, मतलब 3 जूल्स पर कूलम। इससे कितनी वोल्टेज मिलेगी? 3। इसे 3 वोल्ट के 2 हिस्से मिलेंगे, कितनी वोल्टेज मिलेगी? 6। इससे 3 वोल्ट का एक हिस्सा मिलेगा 3। एनी कंफ्यूजन? आता है? बताया तो नहीं था तूने, तेज करना है काम, ठीक है? तो 1:2:1 बेटा, ये 363। क्लियर? ओके। अच्छा, अगर आपको आर की वैल्यू गिवन हो, आपसे एग्जामिनर क्या, व्हाट इज अ करंट? आर की वैल्यू है, लेट आर इज इक्वल टू कितना कर लूं? 5 ओम्स कर लूं, 5 मुश्किल हो जाएगा, चले 5 ओम्स। आर इज इक्वल टू 5 ओम्स, फाइंड करंट। अब करेंगे फाइंड करंट। आर की वैल्यू 5 ओम्स है, जल्दी मेरा बेटा, जल्दी, फास्ट। आर की वैल्यू 5 ओम्स है, मुझे करंट बता दो। आंसर बेटा करें। Ahmed Ali पूछा, sir, how does a charge manage to hold all this power like 220 volt? सॉरी, कौन पूछ रहा है? Ahmed Ali, sir, how does a charge manage to hold all this power like 220 volt? एक मिनट। मुझे दिखाओ क्वेश्चन कहाँ है। ये Ahmed Ali, oh sorry, ये सर। जी अहमद आप पूछ रहे हैं 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं। हम ऑल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ेंगे ना, उसमें 220 वोल्ट की बात करेंगे। और ये एक कूलम चार्ज के पास नहीं होता। बेसिकली एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है। तो हो सकती है ना बेटा, ठीक है? अक्सर बच्चे 2.4 एम्पेयर बता रहे हैं। ओके, मुझे लगता है 0.6 एम्पेयर आएगा। चेक करें आर की वैल्यू कितनी है। तुम्हारा आंसर क्या है? 2.4 आया। ओके, मुझे नहीं लग रहा सही है ये। आर की वैल्यू 5 ओम्स है ना, तो ये 2 आ रही है, कितनी हो गई? 10 ओम्स। अच्छा, आप टोटल रेजिस्टेंस समझे? ओके, इसलिए आपने सॉल्व किया। बेटा मैंने बताया था ये आर की वैल्यू 5 ओम्स है, तो ये 2 आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 10 ओम्स। आप टोटल रेजिस्टेंस समझे थे 5 ओम्स है। हाँ, इसलिए गलत हो गया। नहीं, मैंने बताया ये जो आर है ना, आर, इसकी वैल्यू 5 ओम्स है। ये 2R 10 ओम्स हो गया, ये R 5 ओम्स हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है? जिन बच्चों ने समझा कि टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम्स है, उनका आंसर 2.4 आएगा। लेकिन ये मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं इस R की बात कर रहा हूं। ये R 5 ओम्स है, तो ये R है तो 5 ओम्स हो गया, ये 2R है तो 10 ओम्स हो गया, ये R है तो 5 ओम्स हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? ये सीरीज में इनको सिंपल ऐड कर लेते होते हैं। 5 + 10 15 + 5 20 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम्स है। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है?
20 ओम्स। अब करंट निकालना है मैंने, करंट, तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितनी है 12, आई मैंने फाइंड आउट करना है, आर कितना है 20, यह जाके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। तो बेटा आपने मिसअंडरस्टैंड किया था, ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं थी, मैं कह रहा हूं ये आर है, ये 2R है, ये आर है, एक आर की वैल्यू 5 ओम्स, मैं ये कहना चाह रहा था। तो अगर आपने इसको टोटल रेजिस्टेंस समझ के किया है तो कॉन्सेप्ट सही है आपका, डोंट यू वरी, आपने गलत नहीं किया, आपका कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन आपने अंडरस्टैंड नहीं किया क्योंकि मैंने पूरा बताया नहीं था। ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, इस आर की वैल्यू है, तो हो जाएगा ना ऐसे करके, तो परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आगे चल रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन -18 नहीं +18, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जमा हो तो एक कूलम चार्ज बनता है। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 मिलियन 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 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें चार्ज डिवाइडेड होता है, एनर्जी डिवाइडेड होती है। हम अब इसकी बात नहीं कर रहे यार। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब हम लगाते हैं 2 इंजन। एक ट्रेन के साथ 2 इंजन हो तो क्या होगा, एक ट्रेन है 2 इंजन हो तो तेज चलेगी कि स्लो चलेगी, फास्ट हो जाएगी। अगर दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जोर लगा रही हैं और अगर ऑपोजिट है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो स्लो हो जाएगी। एक ट्रेन इधर जोर लगा रही है, एक ट्रेन इधर, अब सुनो, देखो ट्रेन का इंजन है, एक इंजन ये लगा हुआ है, एक बैटरी ये लगी हुई है, एक बैटरी ये लगी है, 2 सेल्स हैं चले, ये ए सेल है, ये बी सेल है, ये है 12 वोल्ट का, ये है 6 वोल्ट का। ठीक है, यहां पे रेजिस्टर लगा देते हैं। यह है जी 60 ओम्स, 30 ओम्स। अहमद यार छोड़ दो ना यार, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। इसकी जरूरत नहीं है आपको, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है मेरा बेटा, छोड़ दो ना अभी इसको, चुफा करे भी। एक इलेक्ट्रॉन पे एलिमेंट्री चार्ज होता है, इतना होता है, हमें नहीं चाहिए अभी ये। अच्छा भाई, ये बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं ये बताऊंगा तो मैं हमें नहीं बता रहा अभी, मिटा दिया। ओके, नाउ लिसन टू मी प्लीज। हाँ जी, ये 2 बैटरीज लगी हुई हैं, आपने क्या बताना है, करंट बताना है, करंट बताना है, वोल्टेज बतानी है, पावर बतानी है, ये सब बताना है। P1 P2 पावर बतानी है, तो सॉल्व करते हैं जी जनाब। ये दोनों बैटरी सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाह रही है ना। ये कितनी एनर्जी, यहां पे तो 0 एनर्जी, अब सोचो यहां पे कितनी एनर्जी 0, यहां पे कितनी एनर्जी 0, यहां पे कितनी एनर्जी 0, इससे 6 ऐड कर दी तो कितनी होगी 6, यहां पे 6 एनर्जी है, यहां पे 6 एनर्जी है, यहां पे 6 एनर्जी है, इससे 12 और ऐड कर दी तो कितनी होगी 18। अब यहां पे 18 एनर्जी है, 18 एनर्जी है, 18 जॉल्स एनर्जी है बेटा। 6 इसने एनर्जी दी, 12 इसने एनर्जी दी, दोनों करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रही हैं, दोनों करंट को, चार्जेस को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रही हैं। चार्जेस को जो ट्रेन है, दोनों इंजन सेम डायरेक्शन में जोर लगा रहे हैं, इनके ईएमएफ ऐड हो जाएंगे, टोटल ईएमएफ इन दोनों को ऐड करेंगे और यहां पे आके डिवाइड होगी एनर्जी। ये देखो यहां पे 6 है, व्हाट इज टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज, टोटल ईएमएफ टोटल वोल्टेज के इक्वल होती है। टोटल ईएमएफ कितनी है बेटा 18 वोल्ट, यही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है 18 वोल्ट। जितना टोटल ईएमएफ होता है ना, उतना ही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जितनी एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी यूटिलाइज होती है। अभी कितनी एनर्जी मिल रही है 18 क्या 6 ये दे रहा है, 6 ये दे रहा है, दोनों इंजन सेम डायरेक्शन में जोर लगा रहे हैं, इनकी वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगी, इनकी ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। अभी 18 इन दोनों में डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसकी 2 अप्रोचेज है, डिवाइडर रूल भी लगा सकते हैं आप, क्या है जी 2:1 है ना, रेशियो से भी कर सकते हैं आप, ये 2:1 कर सकते हैं आप। तो 2:1 2 + 1 कितना होता है 3। आपकी टोटल एनर्जी कितनी है 18, कितने हिस्सों में डिवाइड होगी 3, 3 6 और 18, एक पार्ट 6 वोल्ट का है, इससे 6 वोल्ट का एक पार्ट मिलेगा, इसको 6 वोल्ट मिलेगा, इससे 6 वोल्ट के 2 पार्ट मिलेंगे, 12 वोल्ट मिलेगा। इन दोनों को प्लस करो 18 आ रहा है, 12 + 6 18 आ रहा है, ये भी 18 है। सही किया हमने। एक तो रेशियो मेथड है। सेकेंड अप्रोच क्या है, आप पहले टोटल करंट निकाल लें। टोटल वोल्टेज पता है, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है
टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएगी। 30 प्लस 60 कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 30 कितनी होगी बेटा? 90 ओम्स। टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट निकालने हैं। V total, I total, R total. What is V total? 18. What is I total? पता नहीं. What is R total? 90. ये जाके डिवाइड होगा. I total हो जाएगा 18 over 9, 90. 18 5 are 90, 0.2 एम्पियर्स. करंट आ गया 0.2 एम्पियर्स. करंट कितना आ गया? कॉपी करती रहो ना. करंट आ गया 0.2 एम्पियर. तो यहां भी कितना करंट है? 0.2 एम्पियर्स. इसमें से भी कितना करंट जाएगा? 0.2 एम्पियर्स. यहां से भी कितना जाएगा? 0.2 एम्पियर्स. यहां से भी कितना जाएगा? 0.2 एम्पियर्स. यहां से भी कितना जाएगा? करंट इज सेम एवरीवेयर. करंट सेम है. तो पहले मैंने करंट निकाल लिया. अगर आपको रेशियो मेथड पसंद नहीं है तो आप करंट ऐसे भी निकाल सकते हैं. देखो वोल्टेज ऐसे भी निकाल सकते हैं. अगर आपको वोल्टेज ये पसंद, रेशियो मेथड नहीं समझ आया, रेशियो मेथड क्लियर नहीं है, कुछ बच्चों को रेशियो मेथड मुश्किल लगता है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो भी आ जाएगा. देखो बेटा करंट है आपके पास, यस. रेजिस्टेंस है. अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. देखो मेरी बेटी, वोल्टेज निकालनी है इसकी. I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर. इसके ऊपर अलग से लगा लें. क्या लगा लें? V इज इक्वल टू आई आर. 0.2 इंटू 60 क्या आ जाएगा? 12 वोल्ट. अब टोटल 18 है ना, 18 में से 12 माइनस कर दो, इसकी वोल्टेज आ जाएगी. सिंपल. या इसके ऊपर आप अलग से लगा लें, V इज इक्वल टू आई आर. अलग से लगा लें. कितनी है जी? I कितना है? 0.2. R कितना है? 30. आंसर कितना आ गया? 6 वोल्ट. तो बच्चों हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, टोटल करंट निकाल के भी V इज इक्वल टू आई आर अलग अलग करके भी लगा सकते हैं. अभी मसला खत्म नहीं हुआ, अभी पावर निकालनी है. जी बेटा पावर कैसे निकलेगी? पावर का फॉर्मूला याद है? P इज इक्वल टू वी आई. P इज इक्वल टू वी आई भी लगा सकते हैं, वोल्टेज भी है, करंट भी है. P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर भी लगा सकते हैं. मैं क्यों लिख रहा हूं? तुम्हें लगा याद हो जाए. सबसे आसान तो ये वाला फॉर्मूला है. P इज इक्वल टू वी आई. वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है. वोल्टेज कितनी मिल रही है इसको? 12. करंट कितना पास हो रहा है? 0.2. तो हो गया 2.4 वॉट्स. पावर की यूनिट वॉट्स होती है. अब इसकी पावर निकालनी है. इसकी क्या लगा ले? P इज इक्वल टू वी आई. पावर निकालनी है. P इज इक्वल टू वी आई. वोल्टेज कितनी है? 6. करंट कितना पास हो रहा है? 0.2. तो कितना हो जाएगा? 1.2 वॉट्स. तो बेटा पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, या P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. आपकी मर्जी. मैंने P इज इक्वल टू वी आई यूज कर लिया. यह सबसे आसान लगता है मुझे. तो अगर दो बैटरीज सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना चाह रही हैं, इन दोनों की ईएमएफ ऐड हो जाएंगे. कॉपीड. जी जनाब, जबरदस्त, बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश. चलिए अब थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है. हाँ मैं 3 बैटरीज लगाने लगा हूं. 3 बैटरीज. हरीम बेटा सोच के करना है मेरा बेटी. सो एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, और एक बैटरी ये है, और यहां पे 3 रेजिस्टर्स हैं. 1 2 3. 3 बैटरीज हैं. तीनों 12 वोल्ट की हैं. ये भी 12 वोल्ट की है, ये भी 12 वोल्ट की है, ये भी 12 वोल्ट की है. इनका ईएमएफ 12 वोल्ट है. ये 10 ओम्स है, ये 20 ओम्स है, ये 60 ओम्स है. क्या निकालना है? हर रेजिस्टर की वोल्टेज, करंट एंड पावर. मुझे इन तीनों सब रेजिस्टर की
वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, पावर चाहिए। ये सब सीरीज, अभी हम सीरीज ही पढ़ रहे हैं बस। एक ही पाथ होता है तो सीरीज होती है। चार्जेस की एक ही ट्रेन है। हमारे तो भाई पैरेलल की बात ही नहीं की बेटा। जब करंट के पास एक ही पाथ होता है तो इस सीरीज में है। जल्दी से सॉल्व करेंगे मेरा बेटा। बेटा जैसे ही क्लास खत्म हो जाया करेगी ये वीडियो रिमूव हो जाया करेगी। प्लीज अपने टाइम पे देखा करें, ये नहीं कि बाद में देख लेंगे। जाजिब गुड, तुमने सबसे पहले आंसर दिया मेरा बेटा, जबरदस्त। आंसर भी मैं चेक करता हूं, मुझे आंसर पता नहीं है। सुभान मेरा बेटा प्लीज दोबारा चेक कर लें। वैसे गुड ट्राई, जबरदस्त मेरा बेटा, लेकिन आप दोबारा चेक करें, आंसर सही नहीं लग रहा मुझे। आपको पता है टोटल वोल्टेज कितनी है बैटरी की, सेल की? ये आप गलत कर रहे हैं कुछ। पहले टोटल ईएमएफ तो निकालें। व्हाट इज टोटल ईएमएफ? टोटल ईएमएफ क्या है? 3 इंजन लगे हुए स्ट्रेन में, एक इंजन ये है, एक इंजन ये है, एक इंजन ये है। एक ये इंजन है ए, एक बैटरी ये है बी, एक बैटरी ये सी। जरा गौर फरमाएं, ये करंट को कैसे फ्लो कराना चाह रही है बेटा? ए करंट को फ्लो कराना चाह रही है यूं, एंटी क्लॉकवाइज। बी भी क्या चाह रही है? करंट को फ्लो कराना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज। सी तो ऑपोजिट है यार, ऑपोजिट, ऑपोजिट बिहेवियर सिखों वाला बिहेवियर है इसका, है ना, ऑपोजिट। क्या मतलब? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट को यू फ्लो कराना चाह रही है ऑपोजिट, क्लॉकवाइज। देखो इसका पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ये क्या चाह रही है? करंट को यू फ्लो कराना चाह रही है ए। बी भी क्या चाह रही है? यू फ्लो कराना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज। सी कैसे फ्लो कराना चाह रही है? क्लॉकवाइज। तो टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे? ये और ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस होगा। जब बैटरीज करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रही हो तो इनके ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। जब कोई बैटरी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रही हो तो उसका ईएमएफ माइनस हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ किसका आएगा? ए का 12 प्लस बी का भी 12 माइनस सी का 12, ये आ जाएगा 12 वोल्ट। आपका टोटल ईएमएफ 12 है, 36 नहीं है। यही मुश्किल चीज थी। देखो बेटा, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। करंट कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो यूं फ्लो कराएगा। इसका पॉजिटिव, बड़ी वाली जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। तो ये तीनों बैटरी सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं करा रही, ये ख्याल रखना था। तो टोटल वोल्टेज आ गई 12। अब सॉल्व कर ले। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 10 प्लस 20 प्लस 60। ये एक ही पाथ है तो ये ऐड हो जाएंगी। 10 प्लस 20 30 प्लस 60 90। टोटल रेजिस्टेंस है 90 ओम्स। टोटल ईएमएफ जितना होता है वही टोटल वोल्टेज होती है। टोटल ईएमएफ टोटल वोल्टेज इक्वल होती है। जी जनाब, अब क्या करें? टोटल करंट निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। 12 आई निकालना है, आर कितना है? 90। आई इज इक्वल टू 12 ओवर 90। ओके आदम बेटा देखो, ये 3 बैटरीज है ना, ये चार्जेस की ट्रेन है, ये चार्जेस की ट्रेन, चार्जेस की ट्रेन है, चार्जेस की ट्रेन, एक ही ट्रेन है। जब एक ही ट्रेन होती है तो सीरीज होता है। ये चार्जेस की ट्रेन है, बना दी मैंने ट्रेन, ट्रेन के डब्बे बना दिए। एक इंजन ये है, एक इंजन ये है, एक इंजन ये है। ये चले आप समझे, ये कहां जाना चाहता है? चार्जेस को लेके जाना चाहता है पिंडी से लाहौर। ये भी पिंडी से लाहौर इस तरफ को, लाहौर इस तरफ को है जी। ये भी पिंडी से लाहौर, ये भी पिंडी से लाहौर। ये क्या चाहता है? लाहौर से पिंडी की तरफ जोर लगा रहा है। देखो इसका पॉजिटिव ऊपर है, ये करंट को यूं पुश कर रहा है, चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को यूं पुश कर रहा है। ये चार्जेस को यूं पुश कर रहे हैं, ये चार्जेस को यूं पुश कर रहे हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट यूं फ्लो कराना चाह रही है ए बैटरी। बी बैटरी भी करंट को यूं फ्लो कराना चाह रही है। सी बैटरी करंट को ऑपोजिट फ्लो कराना चाह रही है। यार ये इंजन ऑपोजिट डायरेक्शन में जोर लगा रहा है। देखो ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपको समझ में आई बेटी ये बात? ये ऑपोजिट। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? 12 प्लस 12 माइनस 12।
बैटरीज के ईएमएफ कब ऐड होंगे? जब वो सेम डायरेक्शन में जोर लगा रहे होंगे, जब करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रहे होंगे। जब दोनों इंजन ट्रेन को सेम डायरेक्शन में जोर लगाएंगे तो उनकी फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, अगर ऑपोजिट लगाएंगे तो माइनस हो जाएंगी। तो ये सीन है। तो क्या आंसर आता है यार इसका? क्या 12/90 क्या आता है? आंसर बताओ कैलकुलेटर। नीचे गिरने से खराब हो गया। 12/90 0.133 एम्पियर्स। 0.133 एम्पियर्स करंट आ गया। किसका करंट आया? ये किसका करंट है? बैटरी का है, 10 ओम्स का है, 20 ओम्स का है, 30 ओम का है? आप कहेंगे सर हर जगह का है। हर जगह का करंट सेम होता है। इसका करंट कितना है? 0.133 एम्पियर। इसका करंट कितना है? 0.133 एम्पियर। इसका करंट कितना है? 0.133 एम्पियर। जब करंट के पास एक ही पाथ होता है तो करंट सेम, जितना करंट यहां है उतना करंट यहां है, उतना करंट यहां है। अब हर एक की वोल्टेज निकालनी है, हर एक की वोल्टेज निकालनी है। अब रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये क्या है? 1:2:6। और अब ऐसे भी निकाल सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। क्या क्या पता है आपको? हमें R पता है ना, और I पता है। V = IR। इसकी वोल्टेज आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 133 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.133 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 1.33 वोल्ट। अब इसकी वोल्टेज निकाल लें, इसकी वोल्टेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। आपको R भी पता है, I भी पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। V = IR। व्हाट इज I? 0.133। आंसर पता नहीं, मुझे पता है सही है कि नहीं है। ये आंसर आ जाएगा 2.66 वोल्ट। ठीक है। अब इसकी वोल्टेज निकालनी है इसकी। V = क्या होता है? IR। अब ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल 12 है ना, 12 में से इन दोनों की माइनस करते हैं, ये वोल्टेज आ जाएगी। I कितना है? 0.133 मल्टीप्लाई बाय 60। एट वोल्ट आ रहा है। ये 0.133 क्या था? 12/90 मल्टीप्लाई बाय 60। ये हो रहा है ना, 3 2 3 4 8 वोल्ट। अब इनको जमा करें, 8 प्लस दिस 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल वोल्टेज आपकी कितनी है? 12 वोल्ट। टोटल वोल्टेज 12 है। टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज 12 है। तो इन तीनों को प्लस करें, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज टोटल ईएमएफ की इक्वल होनी चाहिए। तो 12 आ रही है। अब एक मसला है कि अब करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकलेगा? P = VI। P = VI। तो हर एक का करंट निकाल लेंगे। मैं करंट निकाल रहा हूं। P = VI। कितनी वोल्टेज है जी इसकी? 1.33। कितना करंट है? 0.133। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसकी पावर निकालनी है तो VI। व्हाट इज वोल्टेज? 2.66 और करंट कितना है? 0.13। आप जुबानी भी कर सकते हैं, जितनी इसको पावर मिली है ना हरीम, जितनी इसको पावर मिली है इसको उससे डबल पावर मिलेगी। ये 10 ओम्स है, ये 20 ओम्स, 1:2। तो जितनी इसको पावर मिली उससे 2 टाइम्स इसको पावर मिलेगी। जितनी इसको पावर मिली है उससे 6 टाइम्स ज्यादा पावर इसको मिलेगी। जितने टाइम रेजिस्टेंस ज्यादा है उतने टाइम्स वोल्टेज ज्यादा है, उतने टाइम सीरीज में पावर ज्यादा है। तो बेटा हमने इसकी प्रैक्टिस की। मैंने आपको ये बताया कि अगर बैटरी सेम डायरेक्शन में लगी होंगी तो उनकी ईएमएफ ऐड हो जाएंगे, जो करंट को सेम डायरेक्शन में फ्लो कराना चाह रही हैं। अगर कोई बैटरी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी होगी तो उसके वोल्टेज माइनस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बेटा थोड़ा सा पढ़ने आगे। हम पढ़ रहे थे ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ओम्स लॉ की प्रैक्टिस की ना, V = IR ओम्स लॉ होता है। अब ओम्स लॉ के हमने ग्राफ पढ़ने हैं, ग्राफ्स। नेक्स्ट बेटा, ओम्स लॉ दोबारा चल रहा है। क्या था जी ओम्स लॉ? व्हाट वाज ओम्स लॉ? वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर हमने पढ़ा था V = IR, और R क्या था बेटा? द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, रेजिस्टेंस। ये पढ़ा था आपने ओम्स लॉ। अच्छा अब आपको बताया जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनके ग्राफ बनते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैं VI ग्राफ कराऊं, VI
यहां पे वोल्टेज, यहां पे करंट, और यहां पे करंट, यहां पे वोल्टेज, दोनों चीजें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो सकती है। तो ओम्स लॉ होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओमिक कर्व। प्लीज ड्रॉ करें ओमिक कर्व। ये ओमिक कर्व है, ओम्स लॉ ओबे कर रहे हैं। ओमिक कर्व, वी आई आई वी, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसका स्लोप किसकी इक्वल होगी? इसकी स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप अगर आप निकालें, स्लोप होता है राइज ओवर रन। स्लोप चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स यहां पे वी ओवर आई बन जाएगा, और यहां पे स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। अगर ये ओमिक कर्व है, वी आई कर्व है, तो इसकी जो स्लोप है वो आर के इक्वल है। स्लोप का आंसर वही आ रहा है जो रेजिस्टेंस का आंसर है। हर केस में नहीं आता, इस केस में आ रहा है। जो ओमिक कर्व होते हैं वहां पर आता है, स्लोप होती है जी। पॉइंट्स को जो जोड़ की चीज होती है ना बेटा, ये पॉइंट्स को, ये देखो, ये जो पॉइंट्स को जोड़ के चीज बनती है ना, अब चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे कर्व हो, उसको बोलते कर्व ही है। ग्राफ को कर्व बोलते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो उसको कर्व बोलते हैं। ये पॉइंट्स को मिलाने से जो चीज बनती है ना, स्ट्रेट लाइन कर्व नाम है इसका। These are ohmic curves. जिसे नजर नहीं आ रहा। इसकी स्लोप का आंसर वही है जो रेजिस्टेंस का आंसर है इसका, और इसकी स्लोप का आंसर किसके इक्वल होगा? आई ओवर वी। इसकी स्लोप क्या होगी? वाई एक्सिस चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स क्या होगी? डेल्टा आई और डेल्टा वी, या सिंपल, ये तो 0 0 है ना, तो आप आई ओवर वी भी लिख सकते हैं। आई ओवर वी, आई ओवर वी क्या होगा? 1 ओवर आर, रेसिप्रोकल। इसकी स्लोप का आंसर रेजिस्टेंस का होगा, इसकी स्लोप का आंसर 1 ओवर रेजिस्टेंस का होगा। क्या मतलब? अगर यहां पे बहुत सारे ग्राफ बन रहे हैं, अलग से बना के दिखाता हूं। ये देखो, वी आई, एक ये ग्राफ बन रहा है, एक ये ग्राफ बन रहा है, ये ए ये बी, और इस तरीके से आई वी भी दो ग्राफ बन रहे हैं। आई वी, ये बन रहा है ए, ये बन रहा है बी। तो इनमें क्या फर्क है? ये सब ओमिक कर्व है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। ये भी ओमिक है, ये भी ओमिक है, ये भी ओम्स लॉ ओबे कर 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 है। फर्क क्या है? इनकी रेजिस्टेंस सेम नहीं है। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस कम है? तो आप देखेंगे वी आई कर्व है ना, यहां पे स्लोप किसके इक्वल होती है? आर के। तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है। ये वी आई कर्व है ना, यहां पे स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है? स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है? स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहां पे क्या है? यहां पे ये आई वी कर्व है, आई वी कर्व है, स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है? 1 ओवर आर के। स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है? 1 ओवर, इनवर्स रिलेशन है। इसकी स्लोप ज्यादा है ना, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और इसकी स्लोप कम है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो बेटा ऑल ऑफ यू प्लीज, कर्व्स, ओमिक कर्व्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां पे जो स्लोप का आंसर होता है वो रेजिस्टेंस का आंसर होता है। स्लोप रेजिस्टेंस की इक्वल नहीं होती हर केस में, इस पर्टिकुलर केस में इक्वल होती है। जब ओमिक कर्व है, जब ओमिक कर्व है और वी आई कर्व है, इस पर्टिकुलर केस में स्लोप का आंसर वही होता है जो रेजिस्टेंस का आंसर है। तो जहां पे स्लोप ज्यादा होगी वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जहां पे स्लोप कम होगी वहां पे रेजिस्टेंस कम होगी। ये आई वी कर्व है, आई वी कर्व, स्लोप क्या होती है? चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। आई ओवर वी ओवर आई तो आर होती है ना, तो आई ओवर वी क्या होगी? 1 ओवर आर। इनवर्स रिलेशन, यहां पे स्लोप का और आर का इनवर्स रिलेशन है। जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, जिसकी स्लोप कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये बात क्लियर है? ज्यादा आसान बताऊं, स्लोप को दफा करें। द ग्राफ मोर क्लोजर टू वोल्टेज एक्सिस विल हैव हायर रेजिस्टेंस, द ग्राफ मोर क्लोजर टू करंट एक्सिस विल हैव लोअर रेजिस्टेंस। हम ए लेवल में ऐसे बताते हैं बच्चों को, तो आप भी ऐसे ही याद करें। स्लोप को दफा करें,
क्योंकि हमेशा स्लोप का आंसर आर के इक्वल नहीं होता। इस केस में तो है, अगर आपका नॉन ओमिक कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर स्लोप का आंसर रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं होता, हर केस में इक्वल नहीं होता, एक पर्टिकुलर केस में इक्वल होता है। तो मैं ऐसे याद कराता हूं, जो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस के करीब होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जो ग्राफ करंट एक्सिस के करीब होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। हम लिखते हैं नोट, दोनों में जो अप्लाई हो जाएगा, दोनों में। देखो ना, आपको पहले देखना पड़ा है इन दोनों में किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। पहले आप सोचते हैं सर ये वीआई कर्व है, इसकी स्लोप जी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, इसकी स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये आईवी कर्व है, इसकी स्लोप 1/r के इक्वल है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो मुश्किल काम है ना सोचना, तो ज्यादा आसान बता रहा हूं मैं आपको। नोट क्या है, द कर्व मोर क्लोजर टू वोल्टेज एक्सिस विल हैव हायर रेजिस्टेंस, द कर्व मोर क्लोजर टू करंट एक्सिस विल हैव लोअर रेजिस्टेंस। ऐसे लिखते हैं, कर्व more closer to voltage axis will have higher resistance and the curve more closer to current axis, curve more closer to current axis will have lower resistance. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस के करीब होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब यहां पे वोल्टेज एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे वोल्टेज एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो बी की रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये आसान अप्रोच है बजाय स्लोप के देखने के। हाँ जी, वी आई स्ट्रेट लाइन कर्व, वी आई स्ट्रेट लाइन कर्व, रेजिस्टेंस वोल्टेज स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये ओमिक कर्व में है, ओमिक कर्व में वी आई कर्व है और ओमिक का तो है, हर केस में नहीं है, नॉन ओमिक में नहीं होता। असल में प्रोपोर्शनल हो सकता है, इक्वल नहीं होता हर केस में, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, ये हर केस में एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल इन एवरी केस, ओमिक है नॉन ओमिक है। द कर्व मोर क्लोजर टू व्हाट, द कर्व मोर क्लोजर टू वोल्टेज एक्सिस विल हैव हायर रेजिस्टेंस, द कर्व मोर क्लोजर टू करंट एक्सिस, तो ये करंट एक्सिस के करीब है ए, इसकी रेजिस्टेंस कम है। जो करंट एक्सिस के करीब है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है ना, ज्यादा करंट कब फ्लो करता है, जब रेजिस्टेंस कम होती है। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है, हमने पढ़ना है, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना करंट कम होता है। देखो ना, इनवर्स रिलेशन है, आई को सब्जेक्ट बनाओ ना, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना करंट कम फ्लो करता है। बेसिकली रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना कम करंट फ्लो करता है। तो अगर ग्राफ करंट एक्सिस के करीब है, इसमें इसका मतलब ज्यादा करंट पास हो रहा है। मैं आपको अलग से दिखाता हूं, ये देखिए, ऐसे 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 समझे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। वी आई कर्व ये बना रहा हूं, एक ये और एक ये ए है, ये बी है। गौर से सुनना है प्लीज, गौर से सुनना है, लिसन। ये वोल्टेज दे रहा हूं मैं, ये वोल्टेज दे रहा हूं दोनों को। ए को ये वोल्टेज दी तो ए में कितना करंट पास हुआ, ये करंट इन ए है। जब इतनी वोल्टेज बी को दी, बी को दी, बी को दी, तो बी में क्या हुआ, ज्यादा करंट पास हुआ। किस पे ज्यादा करंट पास हो रहा है, जो करंट एक्सिस के करीब है। बी में ज्यादा करंट की वैल्यू ज्यादा है ना, सेम वोल्टेज देने पे, सेम वोल्टेज देने पे इस पे इसका करंट ज्यादा है ना, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम। इनवर्स रिलेशन, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, इनवर्स रिलेशन, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, इनवर्स रिलेशन होता है। जिसके जो करंट एक्सिस के करीब होता है उसका करंट ज्यादा होता है। ये बी करंट एक्सिस के करीब है ना, ये करंट एक्सिस है, बी जो ग्राफ है वो करंट एक्सिस के करीब है। जो करंट एक्सिस के करीब है तो उसकी रेजिस्टेंस कम है, इसका करंट ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। जो वोल्टेज एक्सिस के करीब है, वोल्टेज एक्सिस के करीब है, इसका करंट कम है ना, इसका करंट कम है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो ये अप्रोच है। तो ओमिक कर्व क्या होते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। जो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस के करीब होता है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जो करंट एक्सिस के करीब होता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। इस तरह याद कर लेंगे। नॉन ओमिक कर्व कैसे होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होते, नॉन ओमिक कर्व की बात करते हैं। नॉन ओमिक कर्व्स, ओके सॉरी,
बेटा आपको चीज समझ में नहीं आ रही दोबारा बताऊंगा तो आ जाएगी, फिक्र की बात नहीं है, प्लीज कॉपी जरूर कर ले। अभी क्या बताया है ओम्स लॉ, जो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, आप लोगों को सबको पता है। और जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है ओम्स लॉ ओबे करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक कर्व्स। अब स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी, इनमें फर्क क्या है? इनकी रेजिस्टेंस सेम नहीं है। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? जिसपे करंट कम होगा, जो वोल्टेज एक्सिस के करीब होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जो करंट एक्सिस के करीब होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जो करंट एक्सिस के करीब है उस पर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, जिसपे करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहां पे करंट एक्सिस कौन सा है? ये एक्स एक्सिस। ये बी ग्राफ करंट एक्सिस के करीब है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। यहां पे वाई एक्सिस पे है करंट एक्सिस, ये करंट एक्सिस है। तो कौन सा ग्राफ है जो इसके ज्यादा करीब है? ए, इसकी रेजिस्टेंस कम है। जो ग्राफ करंट एक्सिस के करीब होगा उसमें ज्यादा करंट होगा, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस के करीब होगा उसमें कम करंट होगा, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ऐसे याद कर लें। फिर मैंने आपको नेक्स्ट ये बताया, ये मैंने आपको ये बताया, ये आपको समझाया कि इसका क्या मतलब है। अगर वी आई कर्व है, सेम वोल्टेज देते हो तुम ए को और सेम वोल्टेज देते हो बी को, ए में कम करंट फ्लो होता है, बी में ज्यादा करंट फ्लो होता है। जिसपे कम करंट फ्लो होता है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसपे ज्यादा करंट फ्लो होता है उसकी रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इन दोनों का इनवर्स का रिलेशन है। रेजिस्टेंस करंट को अपोज करती है, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना कम करंट होता है। तो जो वोल्टेज एक्सिस के करीब है ए, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये वोल्टेज एक्सिस के करीब है। जो करंट एक्सिस के करीब है इसकी रेजिस्टेंस कम है। ये ओमिक कर्व्स हैं। नॉन ओमिक कर्व्स, नॉन ओमिक कर्व क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन नहीं होते। अब सुनो प्लीज जरा गौर से, नॉन ओमिक कर्व्स, नॉन ओमिक कर्व कैसा हो सकता है? वी आई यूं जाता जा रहा है, या वी आई यूं जाता जा रहा है, या आई वी कर्व है यूं जाता जा रहा है। अब ये क्या है? ये सब क्या है? नॉन ओमिक कर्व्स। क्यों? स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहे, वी आई के प्रोपोर्शनल नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ, दे आर नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ। मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। बेटा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता नहीं है। जब करंट पास करते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। तो आमतौर पे मोस्टली जो चीजें होती हैं वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करती, आइडियली ओबे करती हैं, वैसे ओबे नहीं करती। तो ये ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अब बताना है आपने बढ़ रही है कि कम हो रही है, ए ग्राफ में, बी ग्राफ में, सी ग्राफ में। क्या देखेंगे आप? देखो मेरी बात सुनो प्लीज, छोड़ दें लिखना, लिसन लिसन लिसन, इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राफ स्ट्रेट है कि नहीं है? नहीं है स्ट्रेट। ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। या तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है या रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो क्या देखेंगे? अगर तो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस के अलोंग होता जा रहा है, देखो ये वोल्टेज की तरफ मुड़ता जा रहा है, यूं स्ट्रेट नहीं गया जैसे शुरू में जा रहा था ना स्ट्रेट, ये स्ट्रेट स्ट्रेट दफा नहीं हुआ, स्ट्रेट नहीं गया। किधर क्यों गया? स्ट्रेट नहीं गया, नो इट डिडंट गो स्ट्रेट, इट बेंड्स टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस। ये क्या कह रहा है? बेंड्स टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस। तो जो वोल्टेज एक्सिस के करीब होता है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट बेंड्स टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो जो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ बढ़ेगा मुड़ेगा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी, एंड वाइस वर्सा। जो करंट एक्सिस की तरफ मुड़ेगा उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही होगी। जो वोल्टेज की तरफ मुड़ेगा, वोल्टेज के पैरेलल होता जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जो करंट एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा, उसकी तरफ मुड़ता जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। देखो ये वाला ग्राफ देखो, ये करंट एक्सिस है, स्ट्रेट नहीं गया, यूं यूं स्ट्रेट नहीं गया जैसे शुरू में जा रहा था ना स्ट्रेट, ये ऐसे नहीं गया, ये किधर को मुड़ गया? करंट की तरफ, करंट की तरफ मुड़ गया, करंट की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो करंट एक्सिस के करीब होता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। जो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ मुड़ेगा उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जो करंट एक्सिस की तरफ मुड़ेगा उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। यहां पे क्या है? बढ़ रही, कम हो रही है? किस तरफ मुड़ रहा है? करंट एक्सिस की तरफ। इट इज बेंडिंग अलोंग करंट एक्सिस, बेंडिंग टुवर्ड्स करंट एक्सिस, therefore resistance is decreasing।
तो एग्जामिनर पूछता है ग्राफ देख के बताएं जी ओम्स लॉ ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप कहते हैं सीधी लाइन ही नहीं है, ये तो लाइन ही मुड़ रही है, तो ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। फिर वो पूछता है इसका मतलब है रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो फिर पूछता है बताएं बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो फिर आप देखते हैं किस तरफ मुड़ रहा है। अगर वोल्टेज एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा, किधर को मुड़ रहा है, उस साइड पे मुड़ रहा है। वोल्टेज एक्सिस तरफ मुड़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, स्ट्रेट नहीं जा रहा, इधर को मुड़ रहा है, करंट एक्सिस तरफ मुड़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो ये याद रख लें, द ग्राफ मोर क्लोजर टू वोल्टेज एक्सिस हैज हायर रेजिस्टेंस, इफ द ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इफ द ग्राफ इज मोर क्लोजर टू करंट एक्सिस इट्स रेजिस्टेंस इज लेस, if it is bending towards current axis its resistance is decreasing. So ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। तो बताएं जी इस ग्राफ में रेजिस्टेंस बढ़ रही है कम हो रही है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है, मुड़ रहा है तो कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज की तरफ मुड़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, करंट की तरफ मुड़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। बेटा इसको याद कर लें। कितना टाइम रहता है? ठीक है, प्लीज कॉपी कर लें। सर हमारे खान ने क्वेश्चन दिया था सर, इफ द कर्व इज एट 45 डिग्री एंगल इन बोथ ग्राफ एंड इन आईवी ग्राफ विल दे बोथ हैव सेम रेजिस्टेंस? बेटा इट डिपेंड्स ऑन द स्केल यू हैव टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्केल अलोंग वाई एक्सिस। ये थोड़ी होता है कि यहाँ का स्केल, ये तो वोल्टेज की वैल्यूज हैं, ये करंट की वैल्यूज हैं। यहाँ पे 2 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट, यहाँ पे 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर 2 मिली एम्पेयर 3 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है। ये दोनों सेम क्वांटिटीज नहीं है, इस तरह आप नहीं कह सकते दोनों 45 का एंगल है तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। हाँ एक ही मटेरियल का, ऐसे कहो आप, एक ही रेजिस्टर का आपने वीआई कर्व बनाया, उसी का आपने आईवी कर्व बनाया, तो दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी क्योंकि एक ही मटेरियल है। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डजंट डिपेंड कि वाई एक्सिस पे वोल्टेज और करंट एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे करंट है या वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, इस पे डिपेंड नहीं करता। ग्राफ 45 के एंगल पे बन रहा है कि 30 के एंगल पे, इस पे नहीं डिपेंड करता, मटेरियल पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है मेरा बेटा। सो क्या बताया मैंने आपको, जूम पे बात करते हैं। जल्दी से बेटा जूम ऑन कर लें, मैं वहां पे आ रहा हूं आपके साथ, मैं जल्दी से वहां पे आपको रिवाइज भी करवा दूंगा और एक दो चीजें और बता दूंगा। तो प्लीज सब बच्चे जूम ऑन कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस भी हो जाए। आपकी वो प्रिंसिपल कह रही थी कि आप जूम जरूर लिया करें। सर वजी आपको फ्राइडे को आपको वजी सर वजी पढ़ाया करेंगे, सब रिवाइज करवाया करेंगे, और कभी कभी जब मैं प्रेजेंट नहीं होऊंगा, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर पढ़ाना है आपको। ठीक है, अभी आगे वाले टॉपिक मैंने करवाने हैं आपको, मैंने बताया था। बाकी शुरू वाले टॉपिक सर वजी ने आपको करवाने हैं अच्छे तरीके से। कभी कभी मैं भी करवा दिया करूंगा, अगर मैं नहीं भी कराऊंगा तो ऑल वीडियो लेक्चर स्कूल में अवेलेबल हैं, आप वहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाले टॉपिक सारे कौन कौन से, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तो मेरे जिम्मे है, मैंने सर से कहा हुआ लिया हुआ है। बाकी थर्मल फिजिक्स और पुरानी चीजें जो है आपको रिवाइज करानी, वो सर की जिम्मेदारी होगी, वो आपको करवाएंगे। तो मैंने सर से बात की हुई है, हमने प्लान किया, मिलकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो जूम ऑन कर लें मेरा बेटा।